तो हेमा जी, अब बस 1 ही महीना रह गया है। तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप? अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता कि कैसे ही 1 महीना गुजरे और मैं बारात लेकर आऊं तुम्हारे घर। ये है हेमा और हरीश। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो घर वालों ने भी शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। हरीश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता की बड़ी दुकान थी, तो घर में रुपए पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। हरीश की माँ सरला घर संभालती थी। देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर गया। हरीश और हेमा की शादी खूब धूमधाम से हुई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, हेमा, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई? कहीं जाना है क्या बेटी? माँ जी, वो बताया था ना आपको, आज मेरा बीएससी का रिजल्ट आना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और ये हरीश कहाँ है? उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना? हाँ जी, वो कह रहे थे कि वो दुकान से सीधा कॉलेज पहुंचेंगे। हेमा ने सरला के चरण स्पर्श किए। फिर उसी शाम, माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी बाहर आओ। आ गए तुम दोनों। कैसा रहा तुम लोगों का रिजल्ट? माँ, आपकी बहू ने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू नालायक, अपने बारे में भी तो बता। मैं भी पास हो गया माँ, पूरे 50% नंबर है मेरे। हरीश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। हेमा के आने से सरला का घर पूरा हो गया था। सभी उससे बहुत खुश थे। फिर एक सुबह जब हेमा सरला के कमरे में उसके लिए चाय लेकर गई तो उसने देखा कि सरला एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ये आपकी चाय। हाँ बेटी, अब यहाँ पर रख दो। माँ जी, आप ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटी, ये 10वीं की हिंदी की किताब है, बस इसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन 10वीं की हिंदी की किताब आप क्यों पढ़ रही हैं? हेमा की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए, जबकि हेमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 10वीं की किताब और सरला के आंसुओं का क्या रिश्ता था। तब सरला ने हेमा से कहा, बेटी, मेरे पास सब कुछ है, गहने, गाड़ी, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, और अब तो तुम भी हो मेरे पास। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है शिक्षा। सरला की बात सुनकर हेमा भी वहीं उसके पास बेड पर बैठ गई। बेटी, मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब मैं गांव में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी तभी हरीश के पिताजी का रिश्ता आया मेरे लिए। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। बस उसके बाद से 10वीं पास करना मेरा सपना ही रह गया। पता है, 9वीं में पूरे 45% नंबर आए थे मेरे। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या, शादी के बाद आते ही घर संभाल लिया और तब से यही घर मेरी दुनिया बन गया। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती थी जब जिंदगी भर ये चूल्हा चौका ही करना है तो फिर आगे पढ़कर करना ही क्या है। वो क्या है ना, मेरी सास तेरी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना। हाँ माँ जी, ये बात तो सच है। अब लेकिन फिर भी कभी तो कोशिश की होगी ना आपने? हाँ, हरीश कहता रहता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जब वो छोटा था तो उसी की देखभाल में लगी रहती थी, और जब बड़ा हुआ तो मैंने किसी तरह पढ़ाई शुरू की। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मुझे कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं और घर के कामों की वजह से ज्यादा देर तक पढ़ाई कर भी नहीं पाती थी, तो इसीलिए शुरू में 3 बार तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। बुरी तरह से मतलब? वो किसी भी विषय में 20 नंबर से ऊपर नहीं आते थे मेरे। अरे, तो उसके बाद परीक्षा देना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं चाहती थी कि बस किसी तरह मैं कम से कम 10वीं तो पास कर ही लूं, तो फिर मैंने नकल का सहारा लिया। हैं? माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप परीक्षा में नकल करती थी? हाँ, पिछले 3 बार से नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत देखो, बोर्ड की परीक्षा में मेरे आगे जो भी बच्चे बैठते हैं वो तो मुझसे भी बड़े नालायक निकलते रहे, मुए कहीं के। सबको अपने हाथों से बना बना के कितने सारे लड्डू खिलाए, लेकिन एक भी मेरे काम ना आया। जिससे भी नकल की वो खुद फेल होकर बैठ गया। अब किसी साल कोई होशियार बच्चा मेरे आगे पीछे बैठेगा, तभी शायद मेरा बेड़ा पार होगा। सरला की बातें सुनकर हेमा को 2 बातें समझ में आई। पहली ये कि सरला हर कीमत पर 10वीं पास करना चाहती थी, और दूसरी ये कि पास होने के लिए उसे नकल करने से भी परहेज नहीं था। पूरी बात समझने के बाद हेमा ने कहा, माँ जी, तो तय रहा कि अब मैं आपको 10वीं पास कराऊंगी, और वो भी नकल से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से। पर वो कैसे बेटी? मैं अगर पढ़ने में लग गई तो घर का क्या होगा?
सब कुछ कौन संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और घर का सारा काम भी देख लूंगी। लेकिन इस सब के बदले आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बताना बेटी। आप परीक्षा केंद्र में या घर पर कहीं भी नकल करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अच्छा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि मैं बिना नकल के 10वीं पास कर पाऊंगी? ओहो माँ जी, एक बात बताइए, अगर नकल करके आप पास हो भी जाओगी तो क्या आपको अंदर से पास होने की खुशी होगी? हेमा की बात का सरला के पास कोई जवाब नहीं था। सरला को समझ आ गया था कि उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो पूरी ईमानदारी से और अपनी मेहनत के दम पर पास होकर दिखाएगी। फिर उसी दिन हेमा ने सरला के लिए 10वीं की नई किताबें और कॉपियां मंगवाई और हरीश से कहलवाकर सरला के लिए 10वीं का फॉर्म भी मंगवा लिया। फिर अगले दिन से ही हेमा रोज सुबह जल्दी उठती, पहले घर का सारा काम करती और फिर सरला को पूरे मन से पढ़ाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। हेमा सब कुछ संभालते हुए बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन फिर भी उसने सरला को उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दी। बहुत हो गया मेरी बच्ची, बस अब और नहीं। क्या हो गया माँ जी? तू सारा दिन मेरे लिए ही लगी रहती है, पहले घर का काम फिर मुझे पढ़ाना, ऐसे कैसे चलेगा? माँ जी, सिर्फ 2 महीने ही रह गए परीक्षा में, इतने महीनों मेहनत की आपने, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हेमा की बात सुनकर सरला में फिर से जोश भर गया। अब तो सरला रात रात भर जाग कर पढ़ने लगी और फिर परीक्षा का वक्त भी आ गया। सरला ने हर पेपर पूरी ईमानदारी से दिया और इस बार उसे ना तो किसी को लड्डू बनाकर खिलाने की जरूरत थी और ना ही नकल करने की। फिर कुछ दिनों के बाद, माँ जी उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ उठ रही हूँ। अब वैसे हुआ क्या है? अरे माँ जी, भूल गई क्या आप? आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। अरे आज 23 तारीख है क्या? हाँ माँ जी, हरीश तैयार है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके परीक्षा केंद्र में रिजल्ट लगाया जाएगा, उठिए जल्दी करिए। सरला जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। इस बार उसके मन में संतोष था। वो पहले से ज्यादा खुश थी क्योंकि इस बार उसने पूरी ईमानदारी से परीक्षाएं दी थी। जब वो हरीश के साथ घर से जाने लगी तभी, बेटी मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैंने बिल्कुल नकल नहीं की। आगे भगवान की मर्जी। देखना माँ जी, भगवान सब अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सरला और हरीश वहां से चले गए। रिजल्ट के लिए जितना सरला उत्सुक थी, उससे कहीं ज्यादा घर में हेमा बेचैन थी। उसने सरला के लिए बहुत मेहनत की थी। कुछ घंटे बाद अचानक घर के बाहर ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगी। हेमा भागकर घर के बाहर आई तो देखा कि हरीश सबका मुंह मीठा करा रहा था। सरला के गले में फूलों की माला थी। बेटी मैं पास हो गई। हेमा, माँ के 85% मार्क्स आए। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया है बेटी, तू मेरा साथ ना देती तो ये दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। खुद पर भरोसा करने की बजाय परीक्षा में नकल कैसे करनी है, मैं तो बस इसी बारे में सोचती रही। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। अच्छा अब ये छोड़िए और ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे मतलब 11वीं के बारे में क्या विचार है मेरी टॉपर सासू माँ का? हेमा की बात सुनते ही सरला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसमें खुशी के साथ वो आत्मविश्वास भी दिख रहा था जो उसने कई साल पहले कहीं खो दिया था। नागलोक की राजकुमारी शैवन्या बहुत परेशान थी। कुछ समय से उसके चेहरे पर भद्दे दाग हो गए थे, जिस कारण नागलोक के नगरों में रहने वाले बड़े नागराजाओं के पुत्र उससे विवाह नहीं करना चाहते थे। नागरानी सुपेला, हमारी पुत्री शैवन्या के विवाह के लिए हमने बड़े बड़े नाग कुमारों के लिए प्रस्ताव भेजा है, परंतु हमारी पुत्री शैवन्या के चेहरे को देखकर कोई भी नाग राजकुमार हाँ नहीं कहता। मुझे लगता है हमें अपने कुलगुरु से इस बारे में वार्तालाप करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो नागरानी, हम आज ही कुलगुरु से भेंट करेंगे। नागराज और नागरानी दोनों कुलगुरु के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। नागराज यशवर्धन, इसका केवल एक ही उपाय है। नाग कन्या शैवन्या को पृथ्वीलोक में बने किसी सौंदर्य सदन में अपना श्रृंगार करना होगा, तभी नाग कन्या शैवन्या अपने चेहरे के इन दागों से छुटकारा पा सकती है। पर यह तो बहुत कठिन है कुलगुरु। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है।
शैवन्या को पृथ्वीलोक जाना ही होगा। महल आकर शैवन्या के माता पिता उसे इस बारे में बताते हैं। ठीक है माताजी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक विनती है, मैं अकेली ही पृथ्वीलोक पर जाऊंगी। आप मेरे साथ किसी को भी नहीं भेजेंगे। ये कार्य मैं अकेले ही करना चाहती हूं, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी हो। पर बेटी, तुम बिल्कुल अकेली पृथ्वीलोक पर कैसे जाओगी? वहां किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो तुम पर कोई संकट ना आ जाए पुत्री। आप चिंता मत करो मां, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शैवन्या पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है और एक लड़की के रूप में आ जाती है, पर शैवन्या के चेहरे के निशान नहीं छिप पाते। ये इंसानी रूप ठीक रहेगा, इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हे राम, कैसा अंधा रिक्शा वाला है, टक्कर मारकर चला गया। मेरी तो चप्पल भी टूट गई। बेचारी कितनी परेशान हो रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। रुकिए माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। परेशान मत हो माँ जी, मैं आपको अपनी चप्पल दे देती हूँ। वास्तव में शैवन्या ने कोई चप्पल पहन ही नहीं रखी थी। वो जादू से एक चप्पल का जोड़ा बनाती है और उस बूढ़ी महिला को दे देती है। मेरा घर यहीं पास में ही है, आओ कुछ देर मेरे घर चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैवन्या है। बड़ा ही प्यारा नाम है। इस तरह से शैवन्या उस बूढ़ी महिला के साथ बात करते हुए उसके घर पहुंचती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर ही रह लो। इतना बड़ा घर है, मैं और मेरा बेटा सुधीर ही तो रहते हैं, और सुधीर तो सुबह का गया शाम को लौटता है। तुम वो सामने वाला कमरा ले लो और अपना सामान वहां रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, पर अभी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं ऐसे ही आई हूँ। तो कोई बात नहीं बेटी, यहाँ कोई सामान की कमी थोड़ी है। रसोई हो रही और बाकी कमरे में सामान तो है ही, पलंग और अलमारी दोनों ही वहां रखी हैं। और इस तरह शैवन्या बूढ़ी महिला के घर में रहने लगी। माँ से बात किए बहुत दिन हो गए। एक बार जादुई शीशे की सहायता से माँ और पिताजी से बात करती हूँ। शैवन्या जादुई शीशे की सहायता से अपने माता पिता को देखती है। शैवन्या बेटी, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? शैवन्या बेटी, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम अपने असली रूप में तो नहीं आई हो ना? माँ पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इंसानी रूप में ही अपने सारे कार्य कर रही हूँ। मैं एक साधारण महिला की तरह ही यहाँ रहूंगी, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौटूंगी। शैवन्या अपने माता पिता से बात करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। माँ जी, आज खाना मैं बनाऊं, अगर आपको बुरा न लगे तो? क्यों नहीं बेटी, तुम्हें जो खाना है वो रसोई में बना सकती हो। शैवन्या रसोई में जाकर जादू से सारा खाना तैयार करती है। इतनी देर में सुधीर भी आ जाता है। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? सुधीर बेटा, ये शैवन्या है। आज दोपहर को मैं जब... सुधीर की माँ उसे सारी बात बताती है। माँ, ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते, न जाने कौन है, कहां से आई है, और तुमने तो अपना पूरा घर ही उसे दे दिया। माँ, तुम बहुत सीधी हो। सुधीर बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची बहुत अच्छी है। सुधीर की सारी बातें शैवन्या सुन लेती है और वहां से जाने लगती है। माँ जी, मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। सुधीर जी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, और आप दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई मनमुटाव हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा न कहो। सुधीर, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ। शैवन्या के आ जाने से उस बूढ़ी महिला को बहुत आराम हो गया था। एक शाम शैवन्या बाजार से आ रही थी, तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे ये तो वही लड़की है ना जो आजकल सुमन आंटी के घर में रुकी हुई है? हाँ भैया, सुधीर भैया के तो मजे हैं। एक अकेली लड़की उनके घर में रह रही है, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। भाई वैसे देखने में तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इसके चेहरे पर कितने गंदे निशान हैं।
फिर कैसे पसंद किया? मन तो कर रहा है अभी अपने असली रूप में आकर इन दोनों को डस लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा सच सामने आ जाएगा। तभी सुधीर भी वहां से निकल रहा था। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई है? शबन्या को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अभी बताता हूं। अबे तेरी ये लगती कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है और कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी हो रही है, समझे? घर आकर सारी बात अपनी माँ से कहता है। अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो ये लोग मुझ पर शक करेंगे। मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। मेरे पास ये अच्छा मौका है। इसी बहाने मैं किसी सौंदर्य सदन में तैयार भी हो जाऊंगी और तैयार होते ही मेरे चेहरे के भद्दे निशान गायब हो जाएंगे। फिर मैं नागलोक वापस लौट जाऊंगी। शैवन्या शादी के लिए हाँ कह देती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में खबर देती है। शादी के दिन शैवन्या अपनी सास के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। मेरी होने वाली बहू का ऐसा श्रृंगार करना कि लोग देखते रह जाएं। आप चिंता मत कीजिए, हम इनके चेहरे के सारे दाग धब्बे मिटा देंगे। शैवन्या को ब्यूटी पार्लर वाली लेडी बहुत सुंदर तैयार करती है। दुल्हन के रूप में शैवन्या बहुत सुंदर लग रही थी। तभी ब्यूटी पार्लर वाली की नजर सामने बने शीशे पर जाती है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपके चेहरे के सारे निशान भी मैंने मेकअप से छुपा दिए हैं। शैवन्या शीशे की तरफ देखती है। ओह, ये तो कोई नागिन है। वो देखो सामने शीशे में इस लड़की की जगह एक सांप दिखाई दे रहा है। भागो 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 यहाँ से। रुक जाइए, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, एक नागिन मेरी बहू नहीं हो सकती। तू तो हमें डस लेगी। ऐसा ना कहिए माँ जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तब तक सुधीर भी वहां आ जाता है। शैवन्या सारी सच्चाई बताती है और रोने लगती है। नागराज और नागरानी उनके कुलगुरु के साथ वहां प्रकट होते हैं। पुत्री शैवन्या ने किसी को धोखा नहीं दिया, ये सत्य कह रही है। मैंने ही शैवन्या को धरती लोक पर भेजा था। माँ, पिताजी, मैं सुधीर से प्यार करने लगी हूँ और मुझे माँ जी के साथ ही रहना है। सुधीर को मेरे स्वभाव से प्यार हुआ, उसने मेरे रंग रूप को नहीं देखा। माँ जी भी मुझे बहुत प्यार करती है, नहीं तो कोई किसी पर क्यों विश्वास करेगा। उन्होंने मुझ पर किया, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पुत्री, तुम्हारी ये करुण बातें सुनकर मेरा भी हृदय पिघल गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरी शक्तियों से तुम आज के बाद एक साधारण स्त्री का ही जीवन व्यतीत करोगी। अब तुम नागिन नहीं हो। कुलगुरु की बातें सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। शैवन्या के चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो गए थे। सुधीर और शैवन्या की शादी हो जाती है। उस दिन से शैवन्या धरती लोक पर ही सुधीर और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी।